अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर 12 है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब ये पुरानी बुक में तो चैप्टर 12 है, नई बुक में देख लें कि जो भी चैप्टर होगा, लेकिन उसका जो नाम है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं डाटा एनालिसिस के लिए, या आप अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने के लिए आप कुछ चीज़ें तो पहले पढ़ चुके हैं। अब उनमें जो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली हैं उनमें हाई लो मेथड है, वो आप पहले उसको MA2 में भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और F2 के भी शुरू के टॉपिक्स में जो हाई लो मेथड है वो डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं वो तो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें फोरकास्टिंग टेक्निक में या स्टैटिस्टिकल टेक्निक में डिस्कस नहीं हुई वो यहाँ पे बताई जाएंगी। अब इस चैप्टर का मुमकिन है कि नई बुक में जो नाम उसने रखा हो फोरकास्टिंग टेक्निक्स रख दिया हो, वो एक ही बात है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक हो फोरकास्टिंग टेक्निक हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बेसिकली हमारे पास जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो 4 तरह की है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस, रिग्रेशन, द हाई लो मेथड, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में होगा हाई लो मेथड, और इंडेक्स नंबर। फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि जब आप फ्यूचर में अकर होने वाले इवेंट्स के बारे में पहले से एक आइडिया लगाते हैं तो वो फोरकास्ट है। यानी बिज़नेस में हम जिन चीज़ों का एस्टीमेट करते हैं वो रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, सेल्स हैं, मतलब जिस आउटपुट क्या है, प्रोडक्शन कितनी होगी, मटेरियल कितने का परचेज़ किया जाएगा, मटेरियल की प्राइस क्या होगी, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हम एस्टीमेट करते हैं, उसकी हम फोरकास्टिंग करते हैं। इसी फोरकास्ट को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे के और पूरी एक रिपोर्ट बना लेते हैं तो वो हमारा बजट बन जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं बजट आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट एक एस्टीमेट है, आइडिया है, और बजट उसी को जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे देंगे तो वो बजट बन जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड सेल्स, हमें ये पता चल जाए कि आने वाले साल में 6 महीनों में 3 महीनों में जो भी हमारा बजट पीरियड है उसमें हमारी एस्टिमेटेड जो आउटपुट होगी यानी प्रोडक्शन वो कितनी होगी और सेल्स कितनी होगी, इसका हम एस्टीमेट लगाते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं। हमें उस सेल्स से टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा, यानी क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड भी होगी, उसमें सेल्स प्राइस भी होगी, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, हमारी कॉस्ट क्या होगी, और अल्टीमेटली हम उसमें से प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो बजटिंग या फोरकास्टिंग होती है इसका असल मकसद ये होता है कि हम पहले से अपने लिए कुछ डाटा इकट्ठा कर लें फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, ताकि जो हमारा प्लान हो वो रियलिस्टिक हो जाए। मतलब हम हवाई प्लान नहीं बनाते, हम पहले पेपर वर्क करेंगे और उस पेपर वर्क को सामने रख के ही हम अपने बिज़नेस का प्लान प्रिपेयर करेंगे, और फिर वो जो प्लान्ड चीज़ें हैं उनको हम अचीव करेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हमें पता चलेगी। अब जो फिर प्लान बना लेते हैं हम, हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं सम टाइम एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक नहीं होते, उसमें वेरिएंस आता है, वो एक अलग चैप्टर है, वो नेक्स्ट आप उसको देखेंगे। तो वो जो आपका वेरिएंस आएगा वो उसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। यानी जो बजट है और एक्चुअल रिजल्ट्स हैं इसका ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके एग्जैक्टली सेम हो, वो वेरिएशन तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ये वेरिएशन जो हो ये कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पे उसने जो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया कि फोरकास्ट माइट बी बेस्ड ऑन सिंपल एजम्पशन सच एज अ प्रिडिक्शन ऑफ 5% ग्रोथ इन सेल वॉल्यूम और सेल रेवेन्यू। यानी पिछले साल हमारी सेल अगर 1 लाख थी तो हम अगले साल की जो फोरकास्ट बनाएंगे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी 5% बढ़ जाएगी, तो अगले साल की जो सेल्स है वो 1,05,000 हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास कोई ना कोई डाटा तो बेसिक अवेलेबल होगा जिसकी बेस पे हम अगले साल की एजम्पशन लेंगे या अगले साल की फोरकास्ट बनाएंगे।
अब उसमें जो टेक्निक्स हैं वो नीचे 4 टेक्निक्स बताई हैं। द हाइलो मेथड वो पिछले चैप्टर्स में डिस्कस हो चुका है। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और इंडेक्स नंबर। You may find that more than one technique will be used to forecast information. For example, index number can be used to adjust prices after regression. वो खैर हम आगे पढ़ेंगे उसको। अब सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें जो फोरकास्टिंग से रिलेटेड है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। ये है क्या कि it is concerned with establishing the relationship between a number of variables. Variables क्या होते हैं? जो चीज़ें वेरी करती हैं बिजनेस में वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राइस एक वेरिएबल है, क्वांटिटी एक वेरिएबल है, लेबर आवर्स एक वेरिएबल है, लेबर का जो रेट है वो एक वेरिएबल है। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें जो किसी भी बिज़नेस में टाइम के साथ वेरी करती हैं, फिक्स नहीं रहती, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस में डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशन है वो हम मेजर करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमारी लेबर कॉस्ट वेरी करेगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये एक रिलेशन हमने डेवलप करना है। या हम कहते हैं कि अगर हमारी सेल प्राइस 10% बढ़ जाएगी तो उससे प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यूजुअली हम यहाँ पे जो चेक करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस में 2 वेरिएबल का रिलेशन देखेंगे। इसके लिए मल्टीपल मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस के, जिसमें कुछ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। जैसे उसने वहाँ लिखा ड्रॉ स्कैटर डायग्राम, ये चैप्टर 3 में डिस्कस हो चुका है। वो चैप्टर 3 से रेलेवेंट जो लेक्चर होगा उसमें आप देखें। जो आपका हाइलो मेथड है वो चैप्टर 4 में डिस्कस हो चुका, वो चैप्टर 4 से रिलेटेड जो लेक्चर है उसमें आप देखें। और लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एनालिसिस वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका बेसिकली एक फॉर्मूला है, जो स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन बनाते हैं उसको हम यूज़ करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के लिए। अच्छा, अब वो इक्वेशन क्या है? y = a + bx। ये मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती है, यहाँ पे भी हम वही यूज़ करते हैं। y जो है ना, दैट इज़ अ टोटल कॉस्ट। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसको इसलिए कहता है कि जो y की वैल्यू, वेरिएबल अब यहाँ पे इक्वेशन में 2 हैं, एक y है और एक x है। यानी जो ये बॉक्स में इक्वेशन मैंने की है इसमें y भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है। लेकिन y जो है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे। मतलब x जितना वेरी होगा उतना y वेरी होगा, उसी हिसाब से कम या ज़्यादा होगा, इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब इसको अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ कॉस्ट कंसिडर करें ना, तो y टोटल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो वो ये बनेगा कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये टोटल नहीं दी होती, वेरिएबल कॉस्ट हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो उसका तरीकाकार ये होगा कि हम कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, VC पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो इससे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा वापस आ जाए अगर y = a + bx में, तो ये जो a है ना ये फिक्स कॉस्ट है, y टोटल कॉस्ट है, इसमें = a जो है ये फिक्स कॉस्ट है, bx दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहा है ना वो, तो bx है बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें b आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ कि वेरिएबल कॉस्ट bx है, वेयर b इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जबकि जो x है ना ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। इससे हमें पता चला कि जो y टोटल कॉस्ट है ये बेसिकली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। अब ये इंडिपेंडेंट इस इक्वेशन में है, हमारा प्लान प्रोडक्शन का अलग से बनेगा, तो जितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे उस यूनिट्स के हिसाब से हमारी जो y है ना वो चेंज होगी। लेकिन इसमें हमें ये पता है कि जो फिक्स कॉस्ट है, नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करें या कम करें,
फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, इसलिए फिक्स कॉस्ट तो ए एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी चेंज हो जाएगी। उस वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने की वजह से हमारी टोटल कॉस्ट यानी वाई भी चेंज होगी। तो नीचे उसने वो चीज़ें लिख दी हैं कि जो आपका ये है टोटल कॉस्ट वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल है, ए इंटरसेप्ट, वो क्या है इंटरसेप्ट वो मैं बाद में बताता हूँ, और बी जो है वो ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट क्या होता है वो भी मैं बाद में आपको बताता हूँ आगे चल के। तो ये चीज़ें जो इक्वेशन में है ना कि कौन सी चीज़ क्या है, ये आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें जी, वो अलग से बता रहा है कि अगर आपने बी फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। बी है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली कहते हैं कि ये है ना, ये आप ग्राफ बनाते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके बीच में आपने ये ग्राफ बना लिया है। तो ग्राफ की या एक लाइन की स्लोप है एक, ये जो स्लोप होती है ना यही ग्रेडियंट होता है। बेसिकली अगर आप देखें कि x के चेंज होने से y कितना चेंज हुआ, मतलब यहाँ से पहले x इतना था तो y इतना था, अब x आप अगर इंक्रीज़ करेंगे यहाँ ले जाएंगे तो y में कितना चेंज आएगा इस तरफ। तो ये जो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो ये स्लोप आ जाती है। अब यहाँ पे वो b का फॉर्मूला दिया हुआ है कि n है नंबर ऑफ कह लो पेयर्स, सैंपल्स या डाटा। जैसे अगर आपको x और y की 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी x की भी 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं और y की भी वैल्यूज़ 10 दी हुई हैं, तो n जो होगा वो 10 हो जाएगा। समेशन एक्स वाई, अब समेशन एक्स वाई में आप ये समझ लें कि x और y को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी आप एक टेबल बनाएंगे, वो आगे हम देखेंगे किसी भी उसमें टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में, कि आप x और y को x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू भी दी हुई है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके एक तीसरा कॉलम बना लेंगे जिसका आप हेडिंग रखेंगे एक्स वाई। यहाँ नीचे मैं बना देता हूँ कि एक तो आपका जो पहला कॉलम होगा यहाँ ये वैल्यू x हो जाएगी इसमें, दूसरे कॉलम में, बल्कि उसको नेक्स्ट ही देखें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में, वहाँ ज़्यादा समझ आएगी, यहाँ बनेगा नहीं अभी, कि x की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है, y की वैल्यू भी दी हुई है। ये दो कॉलम तो आपने बना लेने हैं। फिर तीसरा कॉलम आपने खुद बनाना है जिसमें आपने x और y को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ लिखते जाना। फिर उसका सम, ये जो समेशन है ये सम है, माइनस समेशन x समेशन y। एक फिर आपने क्या करना है कि ये जो x का टोटल है इसको y के टोटल से मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू पुट करनी है। फिर n समेशन एक्स स्क्वायर, इससे पता चला कि आपको x स्क्वायर भी चाहिए, और समेशन x का होल स्क्वायर, वो आगे सारा कुछ पढ़ते हैं अभी हम। n नंबर ऑफ पेयर्स एंड a जो है ना, ये जो a है इंटरसेप्ट, इसका फॉर्मूला है y मीन ऑफ y माइनस b इंटू मीन ऑफ x। मीन बेसिकली कहते हैं मिडिल वैल्यू को, वो कैसे फाइंड करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो आगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, क्योंकि डाटा सामने होगा तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। ये जी अल्टरनेटिव फार्मूला भी है, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन फार्मूला है आप उसको याद रखें। यहाँ इलस्ट्रेशन दे दी है, 6 शॉप्स हैं, इसका मतलब है कि n 6 है, नंबर ऑफ पेयर्स जो है ना वो आपके 6 हैं, वैल्यूज़ जो n की हैं वो 6 हो जाएंगी। दो चीज़ें उसने आपको दी हुई हैं, एक दिया हुआ उसने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और एक दिया हुआ सेल रेवेन्यू। अब यहाँ आप अपना दिमाग लड़ाएं अगर, तो आपको ये पता चल जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में सेल डिपेंड करती है एडवर्टाइजिंग पे, एडवर्टाइजिंग सेल पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि सेल्स एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो आपने ये जज कर लिया कि ये जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है ना ये बेसिकली है x, और ये जो सेल्स रेवेन्यू है ना ये आपका है y। सबसे पहले तो आपने ये लिख लिया। जब टेबल बनाएंगे तो आप उसको ये एज्यूम करेंगे कि
ये एक्स है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सेल्स रेवेन्यू है वो डिपेंड कर रहा है एडवर्टाइजिंग पे, तो वो वाई है। नीचे उसने लिख भी दी ये चीज़ें कि जो आपका द सम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, इनका जो सम है यहाँ टोटल किया उसने तो वो 450 है। ये जो समेशन मतलब सम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है ना, ये है आपका सिग्मा एक्स, वो जो ऊपर उसने सिग्मा का साइन बनाया ना, वो समेशन एक्स है। और ये जो दूसरा है वाई, सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका जो सम है ना वो 4050 है, ये है समेशन वाई। यानी आप ये देखें कि ये जो उसने लिखा है ना ऊपर, ये समेशन एक्स और ये लिखा है समेशन वाई, तो ये जो समेशन एक्स है ये बेसिकली है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का टोटल, और ये जो समेशन वाई है ये सेल्स रेवेन्यू का टोटल है। यानी हम इसकी जगह, ये जो उसने दिया हुआ है इसकी जगह हम समेशन एक्स की जगह 450 पुट करेंगे और समेशन वाई की जगह 4050 पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला सवाल है कि इसकी जगह क्या पुट करेंगे, समेशन एक्स की वाई की जगह। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम एक नया कॉलम बनाएं, और वो नया कॉलम इस तरीके से बनाएं कि हम उसमें समेशन एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इसको हम अगर यहाँ मैं एक्सेल खोल लेता हूँ अपने पास और उसमें हम अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। थोड़ा सा वेट करें कि एक्सेल ओपन हो जाए तो हम इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम एक्सेल में किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। वही फॉर्मेट आप अपने रजिस्टर पे कर सकते हैं, या जब आप आगे, क्योंकि आपके हैं ही F4 से ऑनवर्ड जितने भी पेपर होंगे वो MCQ बेस्ड तो नहीं होंगे ना, तो आपने वर्किंग करनी है और वो वर्किंग आपने एक्सेल में ही करनी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक्सेल की भी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एक्स है और दूसरी जो चीज़ है ना वो हम लिख देते हैं कि वाई है। अब वो सारी वैल्यूज़ वहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ से 80, 60, 120, 90, 70 और 30। 80, 60, 120 और 90, 70 और 30, 90, 70 एंड 30। अच्छा, वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 730, 610, 880, 730, 610 और 880 और 750, 650 और 430। 750, 650 एंड 430। अच्छा, अब ये हमारा ऊपर जो कॉलम है, रो है ये वाली, ये हमारी हेडिंग है। तो इसमें x की वैल्यू भी दी हुई है और y की वैल्यू भी। यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल, यानी टोटल के भी दो तरीके हैं। आप एक्सेल को फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तो वो यहाँ पे आप लगा देंगे इज़ इक्वल टू सम, और फिर आप माउस से इस वैल्यू को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्रेस करके आप नीचे वाला एरो दबाते जाएं और यहाँ तक आ जाएं, तो इन सब को उसने सम कर दिया और आपका जो आंसर है वो 450 आ गई है। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरा इसको सम करना है। इसमें भी आप फॉर्मूला लगा लें इज़ इक्वल टू सम, और यहाँ से लेकर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक एंटर कर दें और ये आपका टोटल आ गया। जैसे उसने दोनों टोटल करके लिखे हुए ना, हमारे भी वही आए हैं टोटल 450 और 4050। अब यहाँ पे हमने लेना है एक्स वाई का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 60 को 610 से, 120 को 880 से, 90 को 750 से, 70 को 650 से और 30 को 430 से। अब यहाँ पे एक्स वाई का मतलब ये है कि हम 80 इसको सिलेक्ट करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे जो कि स्टार का साइन होता है कीबोर्ड पे, और 730 से मल्टीप्लाई अब एंटर करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसी फॉर्मूला को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नीचे तक, और फिर इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके इधर ले आते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखो कि ये जो टोटल है ना एक्स वाई का जो टोटल, यानी समेशन एक्स वाई,
वो हमारा आ गया 326500। अब उसने भी जो लिखा है वो क्या लिखा है, ये 326500। इसी तरह फॉर्मूला में आपने देखा है कि एक चीज़ आपको जो और चाहिए वो है एक्स स्क्वेयर, एक्स का स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर कैसे लेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं एक्स स्क्वायर, x2 लिख दिया, मतलब उसका एक्स स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, ये है x और पावर का साइन ये उल्टा v बना होता है कीबोर्ड पे, जो नंबर 6 वाली की है उस पर, इसकी पावर 2 ले लेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। 80 का स्क्वायर आपको पता है 6400 ही होता है। अब इसको नीचे तक ले आए तो ये सारे एक्सिस का स्क्वायर आ गया। फिर इसको यहाँ पे हमने सम कर लिया, यानी समेशन एक्स स्क्वायर है ना, तो समेशन एक्स स्क्वायर ये जो नीचे लगाया उसने एन समेशन एक्स स्क्वायर, तो समेशन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी यहाँ उसने दे दी है 38300। हमारे पास भी जो उसकी वैल्यू आई है वो 38300। उसके बाद कहता है व्हेन सेल रेवेन्यू स्क्वायर्ड वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर हमें क्यों चाहिए, फॉर्मूला में कहीं है वाई स्क्वायर, तो बेसिकली फॉर्मूला में हमें वाई स्क्वायर यहाँ इस वाले फॉर्मूला में नहीं चाहिए, ये जो इसको ज़रूरी नहीं है कि हम फाइंड करें। तो इसके लिए हम अच्छा ठीक है, वो वाई स्क्वायर जो है ना, when the sales revenue is squared y square and sum the total is 2849। ये बेसिकली शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, बेसिकली हमें चाहिए समेशन x होल स्क्वायर। अब जो समेशन x होल स्क्वायर है ये है समेशन x, यानी x का सम, इसका होल स्क्वायर चाहिए हमें। अब समेशन x का स्क्वायर का मतलब है कि इस 450 का हमने स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम 450 का स्क्वायर लें तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 202500 आएगा। अब यहाँ पे उसने समेशन y स्क्वायर किस वजह से लिखा है वो उसको फ़िलहाल इग्नोर कर दें, शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। बहरहाल अब ये नीचे उसने ना पूरी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। n की जगह 6 पुट किया है, समेशन एक्स वाई, जैसे हमने समेशन एक्स वाई ये फाइंड किया 326500, ये यहाँ पे वो 32650 के साथ n यानी 6 को मल्टीप्लाई कर दी। फिर माइनस समेशन x, हमारी एक्सेल की शीट में समेशन x कितना था 450, इसको मल्टीप्लाई किया समेशन y से, यानी y के सम से, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर, यानी जो x का स्क्वायर लिया पहले और उसको सम कर लिया, यानी स्क्वायर पहले लेना है x का और सारे स्क्वायर्स को हमने ऐड कर लेना है। तो 38300 वो यहाँ लिख लिया, माइनस 450 स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने 202500 कैलकुलेट की है। ये सारी वैल्यूज़ पुट करके आप कैलकुलेटर से उसको सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा बी का। लेकिन अभी ये बी का आंसर आया, हमें चाहिए y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब सेकेंड स्टेप पे हम करेंगे a का फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। अब b हमें पता है कि 5 है, वो ऊपर हमने फाइंड कर लिया। y बार क्या है, यानी मीन ऑफ y क्या है। मीन फाइंड इस तरह करते हैं कि ये देखें y का टोटल है 4050, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है 6। तो y बार कैलकुलेट करने का तरीका होगा कि आप 4050 यानी सम ऑफ y's, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ, यानी 6 के साथ, तो ये 675 जो है ये आपका y बार आ गया। इसी तरह आपको x बार भी चाहिए, तो सम ऑफ x जो है वो 450 है, इसको भी डिवाइडेड बाय 6 करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ तो 6 6 ही हैं, यानी 6 वैल्यूज़ है, पेयर ऑफ डाटा जो है वो हमारे पास 6 है। ये आपका y बार आ गया 675, ये आपका x बार आ गया 75। इन दोनों चीज़ों को उसने यहाँ पुट किया, यानी 4050 डिवाइड बाई 6, ये आपका वो 675 आ जाएगा, माइनस 5 इंटू 450/6, यानी ये आपका वो 75 आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 300। अब आपका जो रिग्रेशन की इक्वेशन बनी है ना वो है y इज इक्वल टू 300 प्लस 5x। अब आपको x की कोई भी वैल्यू दी हो वो आप पुट करें, y की वैल्यू आ जाएगी, y की कोई भी वैल्यू दी होगी तो वो आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये है रिग्रेशन इक्वेशन। इसको आप फिर
डाटा पुट करके जो भी दिया होगा वो सॉल्व कर लेंगे। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइन मैथमेटिकल इफ एक्स इज 0 देन वाई इज 300, यानी एक्स की जगह 0 पुट करें ना यहाँ, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 300 इज इक्वल टू 300, यानी वाई की वैल्यू 300 हो जाएगी। एंड देन ईच टाइम एक्स इंक्रीजेज 1, अगर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, इसमें 5 ऐड हो जाएगा, 305 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5 एक्स की वैल्यू 2 हो जाए तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, यानी एक्स का वैल्यू एक नंबर से इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू 5 नंबर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये है 5x, तो x की जगह 1 पुट करेंगे ये 5 300 में ऐड हो जाएगा, x की जगह 2 पुट करेंगे 10 300 में ऐड हो जाएगा, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 5 3 ज़र 15 वो 300 में ऐड हो जाएगा। तो आपने नोट किया कि x की वैल्यू जहाँ एक एक नंबर इंक्रीज करते जाएं तो y की वैल्यू 5 नंबर से इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे ये तो होगा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। बिजनेस इंटरप्रिटेशन में कहता है कि इफ़ नो मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि एक्स क्या था, एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एडवर्टाइजिंग है। इस इक्वेशन से हमें पता चला कि अगर हम ₹1 एडवर्टाइजिंग पे लगाएंगे तो हमारी सेल्स $5 बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एडवर्टाइजिंग पे कुछ भी ना लगाएं तब भी हमारा वाई यानी सेल जो होगी ना वो $300 होगी। फिर हर ₹1 जो हम एडवर्टाइजिंग पे लगाएंगे उससे हमारा सेल रेवेन्यू $5 बढ़ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि हम एडवर्टाइजिंग पे जो पैसा लगा रहे हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे उससे डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। इसको फिर वो कहता है बजटिंग में कैसे यूज़ करेंगे। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज टू मेक फोरकास्ट और एस्टीमेट्स। जैसे ऊपर इक्वेशन आई तो हम उससे फोरकास्ट कर रहे हैं ना कि अगर $1 हमने एडवर्टाइजिंग पे लगाया तो हम $5 सेल हमें एक्स्ट्रा मिलेगी। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम $20 एडवर्टाइजिंग पे लगाएंगे या $100 एडवर्टाइजिंग पे लगाएंगे तो उससे हमारा टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ेगा। द रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ से The regression equation can be used for predicting values of y from a given x value. If the value of x is within the range of our original data, the prediction is known as interpolation. अब ये definition याद करने के interpolation क्या होती है वो MCQ दे देता है theoretical बाजुकात। अच्छा, अगर हमारा ओरिजिनल डाटा के बीच में से x की वैल्यू कोई भी, जैसे ऊपर वापस आ जाए, x की वैल्यूज़ हमारी हैं 80, मिनिमम वैल्यू है 30 और मैक्सिमम वैल्यू 120। हमें कोई भी वैल्यू x की एक नहीं हो जो इन 6 वैल्यूज़ में से ना हो। फॉर एग्जांपल 65 एक वैल्यू है जो कि 30 और 120 के बीच में है। अगर हमें x की वैल्यू विद इन आवर गिवन डाटा रेंज दी हुई हो तो उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। द प्रेडिक्शन इज नोन एज इंटरपोलेशन। लेकिन अगर x की वैल्यू 120 से बड़ी दे दे या 30 से कम दे दे तो फिर उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो इसका सिर्फ नाम आपने याद रखना है कि इंटरपोलेशन कब होती है, जब हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू विद इन ओरिजिनल डाटा रेंज दी हुई हो तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आउटसाइड ऑफ द ओरिजिनल रेंज दी हुई हो तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। इससे रिलेटेड MCQ ही आता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। जो इन जनरल इंटरपोलेशन इज मच सेफर देन एक्स्ट्रापोलेशन, क्योंकि जब आप रेंज से बाहर जाते हैं ना, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन बनाई है आपने वो गिवन डाटा रेंज को यूज़ करके बनाई है, तो इससे बाहर जब आपका डाटा जाएगा तो कुछ और वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके डाटा को। इसलिए वो कहता है कि बेहतर यही होता है कि आप उसी के अंदर ही रहें। अब ये जो टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग है ये आप सॉल्व करें। इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट्स में लिख दें तो उसको भी हम देख लेंगे। अब इसका फर्दर यूज़ क्या है। लीनियर रिग्रेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम अ टाइम सीरीज। ट्रेंड लाइन का मतलब यही होता है ना कि ओवरऑल आपके दो चीज़ें हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और सेल्स है, इनका ट्रेंड क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या क्या हो रहा है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज अ टाइम इन अ टाइम सीरीज इज टाइम, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेल्स, प्रोडक्शन वॉल्यूम और कॉस्ट एट्सेट्रा। ये वो कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में एक तो टाइम एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लें, वाई एक्सिस पे आप सेल के वक्त गुजरने के साथ साथ
आपकी सेल्स में या प्रोडक्शन वॉल्यूम में या कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ा है। ओवरऑल ऊपर ही गई, जाहिर बात है कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। जैसे वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं आप स्कैटर डायग्राम में, उससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है कि आप आगे की तरफ जा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसको हम हाइलो मेथड का अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और हाइलो मेथड क्या है वो चैप्टर 4 में आप उसको देखें। उसकी वजह ये कहता है कि हाइलो मेथड इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, नॉट जस्ट अ हाई एंड a low value. The independent variable is total cost analysis. The dependent variable is total cost. The value of A is the amount of fixed cost. ये मैंने ऊपर पहले बता दिए कि x और y और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आप उस ऊपर देख लेंगे, बैक करके देख लें वीडियो को, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। When a linear relationship is identified and quantified using linear regression analysis, values for A and B are obtained and these can be used to make a forecast. वो हमने ऊपर देखा है कि A और B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको हम अपने फ्यूचर बजट और फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये नीचे 2 पॉइंट उसने लिख दिए। एक और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग दी हुई है, प्रोडक्शन लेवल और प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या चीज़ डिपेंडेंट है? कॉस्ट डिपेंडेंट है लेवल, नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे। नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा होंगे कॉस्ट ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ़ यूनिट कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी। इस क्वेश्चन को हाइलो मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर डिफरेंट आएगा, और जो इसमें रिग्रेशन एनालिसिस है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, मंथली फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, और इट इज़ एक्सपेक्टेड, वो आप देख लें। वो मैंने बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट हम बी को कहते हैं, मंथली फिक्स कॉस्ट ए को कहते हैं। तो वो जो ए की वैल्यू है ना, वो मंथली फिक्स कॉस्ट है आपकी, और जो बी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, फॉर्मूला ऊपर देख लें वापस जाके, तो वो बी की जो वैल्यू है वो वेरिएबल कॉस्ट है। यानी इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई नई चीज़ आ गई। इसीलिए मैंने वहाँ पे भी आपको बता दिया पहले कि जो ए है वो फिक्स कॉस्ट है और जो बी है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट पूछ रहा है, ए और बी तो पूछ ही नहीं रहा। तो अब आपको वो फार्मूला याद होगा, वैसे ही आपको फार्मूला शीट दी होती है, उसमें ये फार्मूलाज लिखे हुए होते हैं, यानी याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए फिक्स कॉस्ट है और बी जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो वो आप फाइंड कर लें। और फिर वो कहता है कि अगर आप 120 यूनिट्स बनाएंगे, अब 120 यूनिट हमारी रेंज से बाहर है, ये हमें जो यूनिट्स दी हुई है वो मिनिमम 90 है और मैक्सिमम 115 है। तो ये एक्स्ट्रापोलेशन का क्वेश्चन है, प्रोडक्शन कमेंट और एक्यूरेसी ऑफ योर एस्टीमेट। अब एक्यूरेसी पे जो कमेंट करना है वो यही है कि क्योंकि ये हमारी जो यूनिट्स हैं वो आउटसाइड द रेंज ऑफ ओरिजिनल डाटा है, तो इसकी एक्यूरेसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। पॉसिबल है कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो स्टेप फिक्स कॉस्ट हो या कुछ इस तरह का हो, तो वो वेरी कर जाएगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सिंपल एंड ईजी टू यूज़ है फार्मूला, अगर आपको याद हो बड़ा इजीली यूज़ कर सकते हैं आपको इसको। 2 सेट्स ऑफ डाटा। अब रिग्रेशन एनालिसिस में हम 2 ही चीज़ों का रिलेशन मेजर करते हैं या उसके बारे में हम प्रिडिक्शन करते हैं। कैन बी यूज टू फोरकास्ट और प्रोड्यूस बजट। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लीनियर रिग्रेशन कैलकुलेशन शुड बी रेडिली अवेलेबल। ये आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन में ये डाटा ऑलरेडी मेंटेन्ड होता है, तो आप वहाँ से लेके इस पर रिग्रेशन एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जैसे मैंने एक्सेल में ये फार्मूला लगा के ये बनाया है सारा, तो वो कहता है कि ये इजीली यूज़ किया जा सकता है फार्मूला शीट में, यानी एक्सेल में इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर्स नहीं चाहिए। और सिंप्लीफाइज द बजटिंग प्रोसेस। प्रिडिक्शन आपकी फैक्ट की बेस पे होगी या डाटा की बेस पे होगी, तो उससे बजटिंग आसान हो जाएगी। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हम ये समझते हैं कि अगर एक वेरिएबल कम या ज़्यादा होगा तो दूसरे वेरिएबल में जो भी फ़र्क पड़ेगा ना वो लीनियर है। लीनियर का मतलब ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में, यानी 10 रुपये अगर आप एक्स में बढ़ाएंगे तो 20 रुपये वाई में बढ़ रहे हैं, 20 रुपये एक्स में बढ़ाएंगे तो 40 रुपये वाई में बढ़ रहे हैं। यानी हम ये समझते हैं कि ये रिलेशन एक ही जैसा रहता है हर लेवल पे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेवल जब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो हमारा जो रिलेशन है ना वो वेरी करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहता। इट ओनली मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। जैसे बार बार इसकी हमने बेसिक थीम में पढ़ा है
कि ये दो ही वेरिएबल को कंपेयर करता है या उनके रिलेशनशिप को मेजर और एस्टैब्लिश करता है। अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं तो फिर उसमें ये इफेक्टिव नहीं है। और ऊपर हमने पढ़ा कि इंटरपोलेटेड डाटा फॉर कॉस्ट टेंड टू बी रिलायबल, यानी इंटरपोलेशन जो है ना वो तो रिलायबल है, लेकिन एक्स्ट्रापोलेशन इसकी रिलायबल नहीं है। हमें नहीं पता कि वो एक्स्ट्रापोलेशन करते वक्त डाटा एक्चुअली कम ज़्यादा हो जाए या कोई फ़र्क पड़ जाए रिलेशनशिप में, वो हमें नहीं पता। और रिग्रेशन एज्यूम्स दैट द हिस्टोरिकल बिहेवियर ऑफ द डाटा कॉन्टिन्यूज इनटू फोर्सीबल। हम ये समझते हैं कि जिस तरह पिछले ट्रेंड चल रहे हैं उसी तरह आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली ऐसा हो। और इंटरपोलेटेड प्रेडिक्शन आर ओनली रिलायबल इफ़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन द डाटा। वो कहने का मतलब उसका ये है कि इंटरपोलेशन भी तब इफेक्टिव होती है जब जो दोनों सेट ऑफ डाटा हैं उनके बीच में कोरिलेशन जो हो वो सिग्निफिकेंट हो, एक चीज़ के चेंज होने से वाक़यतन दूसरी चीज़ पे इफेक्ट पड़ता हो। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक में पहली है। जिस तरह मैंने आपको समझाया है इसी को आप जहन में रखते हुए आप थॉरोली उसको देख लें और जो बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं इसको एक दफ़ा थॉरोली रीड कर लें। तो रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, इसी से आपकी लर्निंग डेवलप होती है। और जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो साथ साथ करते रहें और उसके बाद किट में मौजूद क्वेश्चंस को भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट फिर इसमें हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है कोरिलेशन, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं उसको, तो उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर को का वेट करें।